हेलो एवरीवन, आपका टीम मंत्रा में फिर से स्वागत है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, और इसके बारे में हम आधा पढ़ चुके हैं। जैसे कि पहली क्लास में हमने बताया था आपको कि सेल क्या होती है, सेल की खोज किसने की है, सेल का प्रिंसिपल क्या होता है। तो उसके बाद हमने सेल के बारे में बताया। तो आज हम लोगों का टॉपिक है कोशिका के अंगक, यानी कोशिका अंगक क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है। जैसे कि मेरे पीछे ये डायग्राम दो बने हुए हैं, इसमें एक प्लांट सेल है, एक एनिमल सेल है। तो इसमें हमारा जो प्लांट, ये जो हमारा डायग्राम बना है ये एनिमल सेल है। जैसे कि ये हमारा है एनिमल सेल, एनिमल सेल। और जो दूसरा हमारा डायग्राम है ये हमारा प्लांट सेल है। ठीक है, तो ये हमारा प्लांट सेल है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि कोशिका, हम लोगों के जो झिल्ली होती है, जो हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में। सेल में एक झिल्ली होती है जो कि हमारे जो सेल्स होते हैं स्ट्रक्चर को एक अलग तरीके का वो जटिल क्या कहते हैं स्ट्रक्चर देता है। और प्रत्येक कोशिका के चारों एक अपना एक अलग अलग झिल्ली होता है जो सब अपना अपना कार्य करता है और जो अपनी अपनी स्ट्रक्चर अलग अलग जटिल देता है। इनमें कुछ अंगक केवल जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, अदरवाइज नहीं दिखाई देंगे। हम पिछले क्या कहते हैं कुछ चैप्टर में पढ़े हैं, जो पिछला चैप्टर पढ़े हैं अनुभाग में केंद्रक के जो होता है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक में कुछ, जैसे कि ये हमारा एक सेल है, इसमें कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे कि मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जैसे कि गोल्जी ऑपरेटस, ये क्या है, अंतर्द्रावी जालिका, इस ये गोल्जी बॉडी है, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी उपकरण। जो हमारा दूसरा था अंतर्द्रावी जालिका, वो हमारा ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SER बोलते हैं और इसको हम लोग RER बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा जो कि मेन है। फिर उसके बाद हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं प्लास्टिड और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना सब हम लोगों को इस कोशिका अंगक में या सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें कि पहला हमारा जो होगा टॉपिक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे कि ER जो होता है यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो झिल्ली युक्त होता है। ठीक है, झिल्ली युक्त बना होता है। ये नलिकाओं और सीट के, इसमें नलिका के थ्रू होती है, नलिका और सीट के थ्रू बने होके, और ये बड़ा स्तर होता है, तंत्र पूरा होता है। ये जैसे कि ये बना हुआ है, आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आयताकार होते हैं, लंबे होते हैं, अलग अलग अपना अलग अलग शेप होता है और हर उसमें सेल्स में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक हमारे 2 टाइप के होते हैं, ये हमारे 2 तरीके के होंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम 2 तरीके के पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है SER, एक होता है RER। ठीक है, SER जो होता है वो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या कहते हैं चिकनी, यानी कि चिकनी अंतर्द्रावी झिल्ली। और जो RER होता है वो हमारा होता है खुरदरी अंतर्द्रावी झिल्ली। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER को बोल सकते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो कि हमारा RER होता है वो हमारा क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप से देखने पर खुरदरी नजर आती है, यानी कि उसमें जो होता है, आप देख रहे होंगे इसमें डायग्राम में कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये हमारा राइबोसोम्स चिपके होते हैं, इसलिए इसमें हम लोगों को ये खुरदरी दिखती है और ये प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, उसी प्रकार से SER जो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतर्द्रावी झिल्ली का, जो हमारे
लिपिड और वसा से बनी होती है, इसलिए इसको चिकनी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। और ये आगे आगे काम करती रहती है, ठीक है। उसी प्रकार से विभिन्न कोशिकाओं में अलग अलग तरीके से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कोशिका विभिन्न प्रकार के मध्य अपनी एक कोशिका द्रव्य बनाती है। फिर उसके बाद कोश एशिया जो होते हैं अलग अलग कोशिका में अपना अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। और एशिया का काम होता है लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को आदि का संश्लेषण करती है, ठीक। तो ये हमारा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। उसी प्रकार से हम अब गोल्जी बॉडी के बारे में बात करेंगे, यानी कि गोल्जी बॉडी ऑपरेटर यानी गोल्जी बॉडी उपकरण। गोल्जी बॉडी उपकरण की बात करेंगे अब। गोल्जी बॉडीज और गोल्जी apparatus, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे हम लोग। गोल्जी बॉडी ऑपरेटस है क्या है, गोल्जी बॉडीज क्या है, ठीक है। जैसे कि गोल्जी बॉडी कोशिका का मुख्य काम ये है, ये हमारी कोशिका के अंदर गोल्जी बॉडी है, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, ठीक है। एक उपकरण जो होती है वो चपटी होते हैं, मतलब कि जो अंदर इसके गोल्जी बॉडी के सेल के अंदर गोल्जी बॉडी है वो चपटे होते हैं, एक के ऊपर एक परत बना के रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग दूसरी समांतर रूप से दिखते हैं कि एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, कहीं अलग नहीं होंगे, ठीक है। इसमें कुंडली, इसको हम लोग कुंडली भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक कुंडली मार के बैठा रहता है। गोल्जी बॉडी जो होती है हम लोगों की ऐसे होती है, एक के ऊपर एक, आप देख सकेंगे। तो ये कुंडली ऐसे होती है, तो इसको हम लोग कुंडलिक भी कह सकते हैं, क्योंकि कुंडलिक तरीके हो जाती है पूरी, तो इसको हम लोग कुंडलिक भी कहते हैं। ये झिल्ली सिर्फ ईआर झिल्ली के आसपास ही होती है, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर झिल्लियों के पास होती है, और ये जटिल कॉम्प्लेक्स और झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग में आती रहती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, मतलब कि गोल्जी बॉडी ऑपरेटर्स क्या है। जैसे कि हम गोल्जी बॉडी ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें हमने आपको बताया था कि एक ये कुंडलिका की तरह बैठी रहती है और बनी होती है। फिर उसके बाद जैसे कि ईआर संश्लेषित पदार्थ गोल्जी बॉडी एक पैक किया रहता है, जो ईआर का गोल्जी बॉडी होता है, ईआर होता है वो गोल्जी बॉडी के मतलब संश्लेषित किया रहता है, ठीक है, संश्लेषित पदार्थ की तरह काम करता है, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। और कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण जो होते हैं समान प्रकार से जटिल संकर यानी कि कॉम्प्लेक्स शुगर की तरह काम बनाते संकर बनाती है, और गोल्जी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी के थ्रू लाइसोसोम को बनाया जाता है। तो ये तो था हमारा गोल्जी बॉडी के बारे में। अब उसके बाद बात करते हैं लाइसोसोम कि लाइसोसोम क्या होता है। ये हमारा एनिमल और प्लांट सेल दोनों में ही पाए जाते हैं कुछ चीजें, बस थोड़ा सा सेल वॉल का अंतर होता है, बाकी कुछ नहीं होता है इसमें। तो अब हमारा रहेगा लाइसोसोम। ये हमारा लाइसोसोम है, लाइसोसोम हमारा इधर है, ठीक है। तो लाइसोसोम जो होता है झिल्ली से घिरा हुआ होता है चारों तरफ से, ठीक है। और इसमें जिसमें कि पाचक एंजाइम होते हैं, जो हमारा लाइसोसोम होता है जो उसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है। जिसे आरईआर का एंजाइम जो आरईआर होता है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस एंजाइम को बनाते हैं, ठीक है। और ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करता रहता है, तो ये कोशिका को साफ करता रहता है। लाइसोसोम में जो बाहरी शक्तिशाली जो पाचक एंजाइम होते हैं जो कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ते रहते हैं, और एंजाइम्स जो होते हैं कोशिकाओं को पाचित करते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती यानी कि सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसको जैसे कि इसको हम लोग आत्मघाती थैली भी कहते हैं, यानी सुसाइड बैग भी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का जो आता है लास्ट में अभी और है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे।
माइटोकॉन्ड्रियन। सबको मालूम होगा कि माइटोकॉन्ड्रियन को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल होती है वो पावर हाउस भी हम लोग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारी दोहरी झिल्ली की भी बने होती है, ठीक है। बाहरी जो झिल्ली होती है वो छिद्रित होती है, और जबकि जो जीन होते हैं उसके जीन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक पदार्थों को क्रिया करके माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में कार्य प्रदान करती है, ठीक है। और ये हमारे जो सेल होता है पावर हाउस, इसको पावर हाउस भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो यही हमारी मतलब की जो कार्य शक्ति होती है उसको आगे तक बढ़ाती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत आकृति में क्या कहते हैं बहुत अमूल्य चीज है, और क्योंकि इसमें जो अपना डीएनए होता है राइबोसोम तथा डीएनए और राइबोसोम होता है, और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया तथा कुछ प्रोटीन की सहायता से बनते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पूरी बॉडी को यानी कि सेल्स को वर्क करने के लिए काम करता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स की बात करते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में ही स्थित होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होंगे, लेकिन इसमें पाए जाएंगे आपके प्लांट सेल है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट में होता है और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है। जो हमारे प्लास्टिड्स होंगे वो 2 टाइप्स हो होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो हमारे जो प्लास्टिड्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट होता है और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। जो हमारे क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर होते हैं, कलर प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। कलर प्लास्टिड्स। और जो हमारा ये वाला जो होता है ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो हमारा क्या कहते हैं व्हाइटलेस कह सकते हैं, या फिर व्हाइट प्लास्टिड कह सकते हैं। कलरलेस या व्हाइट प्लास्टिड्स होते हैं। ये हमारे प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला क्रोमोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट होता है। जिसमें जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो हमारे क्लोरोफिल या वर्णक से बना होता है, या उसे हम लोग जो क्रोमोप्लास्ट है वो हमारे क्लोरोफिल से बना होता है, इसलिए हम लोग इसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। प्लांट में जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी होता है। हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और भी इसमें प्लास्टिड कलर्स प्लास्टिड है, जैसे कि रेड क्रोमोप्लास्ट है, और जैसे गाजर में आपको मालूम होगा क्रोमेटिन पाया जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं शिमला मिर्च में पीले कलर का होता है, उसमें येलो क्रोमेटिन पाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कलर प्लास्टिड कहते हैं, ठीक है। और इसमें ल्यूकोप्लास्ट जो है तो व्हाइट प्लास्टिड कहते हैं इसको। तो जो व्हाइट प्लास्टिड होते हैं वो प्राथमिक रूप से के अंग होते हैं, जिसमें हम लोग स्टार्च है, ऑयल है एंड क्या कहते हैं प्रोटीन जैसे पदार्थ स्टोर होते रहते हैं। तो ये हमारा प्लास्टिड था। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम लोग वैक्यूल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको तब तक रफ कर देते हैं। जब तक हम लोग वैक्यूल्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको वैक्यूल्स के बारे में यानी कि रसधानियों के बारे में अब बताऊंगा, ठीक है। तो वैक्यूल्स लिखते हैं हम लोग। वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स का रसधानी इसको बोलते हैं, वैक्यूल्स को रसधानियां या रसधानी ये बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग वैक्यूल्स बोलते हैं। वैक्यूल्स जो होता है वो ठोस तरल पदार्थ के संग्रह थैलियां होती हैं, यानी इसको हम लोग स्टोरेज सैक भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल सेल्स में वैक्यूल होते हैं, इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं एनिमल सेल्स में, ठीक है। जबकि प्लांट सेल में ये बड़ी होती हैं, ये देखो ये बनी होती है वैक्यूल्स, ठीक है। प्लांट सेल में ये बड़े होते हैं, और प्लांट सेल की वैक्यूल्स कुछ द्रव भी भरा होता है। जो आप देख रहे हैं ना, जिस पदार्थ जो है ये वैक्यूल्स है, और इसमें कुछ पदार्थ जीव द्रव यानी कि भरा होता है, ठीक है। और सेल कठोरता प्रदान करती है,
और अमीनो एसिड शर्करा, इसमें ये जो क्या कहते हैं हमारा जो वैक्यूल्स है ये हम लोगों के जैसे कि एसिड अमीनो एसिड बनाता है, तो शुगर बनाता है और विभिन्न ऑर्गेनिक एसिड प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर इसमें प्रोटीन भी बनाता है। कोशिका जो जो एक कोशिका या एक कोशिका जीवों में जैसे कि अमीबा खाद्य रसधानी के रूप में उपयोग करती है, लाया जाता है और खाद्य पदार्थ होते हैं, कुछ वैक्यूल्स अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये वैक्यूल्स का काम होता है। फिर उसके बाद जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, प्रत्येक सेल अपनी एक संरचना जिसके द्वारा विशिष्ट व्यर्थ पदार्थ को जैसे कि क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन और अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन तथा प्रोटीन बनाने के सहायक होती है। ऐसे का अतः कोशिका जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अतः कोशिका जीवों की एक मूल संरचनात्मक इकाई है। ये जीवन की सबसे एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। जैसे कि इंग्लिश में कहा जा सकता है द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज आल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये हमारा था पूरा सेल ऑर्गेनेल्स और कोशिकांग के बारे में आपको आज बताया मैंने। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा है सेल डिवीजन। तो अब हम लोग सेल डिवीजन की बात करेंगे यानी कि कोशिका विभाजन की बात करेंगे। तो ये वाला चैप्टर का जो हमारा अब लास्ट टॉपिक है हमारा सेल डिवीजन, इसको मैं अब रफ कर दे रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा है कोशिका विभाजन। ठीक है, मीन्स हुआ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। तो अब हम लोग सेल डिवीजन की बात करेंगे। ठीक है, जीवधारियों में वृद्धि हेतु न्यू सेल्स के लिए जरूरी होता है। न्यू सेल्स बनाना, जीव द्रव्य में जो वृद्धि हेतु न्यू सेल्स बनती हैं, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त सेल्स जो होते हैं प्रतिस्थापन करके और प्रजनन हेतु युग्मक बनाते हैं और नए सेल बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग सेल डिवीजन करते हैं। ठीक है, जब जैसे कि कोई सेल जो हमारी टूट फूट गई है वहां पर रहकर उसको फिल करने के लिए या फिर हमारे कोई दिक्कत हो गई या चोट लग जाती है तो वहाँ पे न्यू सेल्स आ जाती हैं। तो उसको न्यू सेल्स आ जाती हैं तो वो सेल डिवीजन के थ्रू आती हैं वहाँ पर। जैसे कि हमारी स्किन हट जाती है, चोट लग गई, स्किन हट गई, तो हमें नई सेल यानी कि सेल डिवीजन के थ्रू नए सेल्स वहाँ बनती हैं। ठीक है, सेल्स जो होती हैं, सेल डिवीजन जो होता है हमारा वो दो तरीके का होता है। एक तो हमारा यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा वो दो तरीके का होगा। ठीक है, जो हमारा पहला सेल डिवीजन होगा वो होगा हमारा सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस इंग्लिश में माइटोसिस बोलेंगे और हिंदी में समसूत्री विभाजन बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा जो इसका होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मायोसिस, मियोसिस। तो ये हमारा होता है समसूत्री विभाजन। इसमें दो प्रकार का डिवीजन होता है, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइटोसिस और इसको बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, उसके बाद कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया होती है जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती रहती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन। इसी विभाजन की प्रत्येक कोशिका जो होती है, जो प्रत्येक कोशिका होती है मात्र यानी कि मदर सेल्स होते हैं, कह सकते हैं, जो हमारी इसकी सेल्स होती हैं उसको मदर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इसी से डिवाइजन होकर दो न्यू सेल बनाते हैं। जैसे मैं आपको
डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा कि ये हमारा सेल है। सेल्स में क्या होंगे, क्रोमोसोम की बात करेंगे, तो ये हमारे क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारी एक मदर सेल है। इससे हमने आपको बताया दो डिवीजन होके दो क्या कहेंगे डॉटर सेल्स बनाएंगे, ये मदर कोशिका है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सूत्री विभाजन। दो न्यू सेल्स बनेंगे, न्यू डॉटर सेल बनेंगे। तो ये हमारी मियोसिस थी, यानी कि माइटोसिस प्रक्रिया थी। ये हमारी मदर सेल है और ये हमारे डॉटर सेल है। टू न्यू डॉटर सेल, और ये हमारी जो प्रक्रिया हुई थी वो माइटोसिस 3। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, जो मदर सेल होती है वो हमेशा 2 न्यू डॉटर सेल्स का ही बनाएगी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की, यानी कि मियोसिस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक सेल है, मदर सेल। ठीक है, ये हमारी एक मदर सेल है। ठीक, अब इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, जैसे कि अभी मियोसिस में हुआ था उसमें 2 बनने थे। ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं जो कि आपको बता रहे हैं। फिर अभी 1 से 2 बने, अब 2 से 4 बनेंगे। तो ये हमारा था मियोसिस। ठीक है, ये हमारी मदर सेल है। इसमें जैसे माइटोसिस में हुआ था, एक मदर सेल से 2 सेल्स बनी थी, 2 न्यू डॉटर सेल्स बनी थी। इसमें क्या हो रहा है कि पहले तो सूत्री विभाजन हुआ, फिर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है एक तरीके से। तो पहले 2 बनी, फिर 2 से 4 बनी, तो इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। ये हमारा था मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये हमारा, इसमें भी आपको जैसे पता चल गया, ये मदर सेल है, ये 2 डॉटर न्यू सेल है, फिर उसके बाद फिर डिवीजन हो जाता है, तो ये हमारी 4 न्यू डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसका डिटेल थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये मियोसिस होती है। ठीक है, ये जंतुओं और प्लांट रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिक टिश्यू की यानी कि स्पेसिफिक सेल विभाजित होकर गैमेट्स बनाती हैं। ठीक है, और जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि अपने डॉटर्स का निर्माण करती हैं। ये ऊतक जो जो हमारे अंगक होते हैं प्रकार के डिवीजन होता है, ये हमारे अंगों के डिवीजन का प्रकार होता है, और ये मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन कहलाते हैं। ठीक, इसी प्रकार से 2 डिवीजन होते हैं जो कि हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं अब, और इसमें कुछ नहीं है। और इसमें क्या कहते हैं, इसमें 2 डिवीजन हो रहा है, देख लो, दिखा रहे हैं आपको। और इसमें 2 की जगह 4 न्यू सेल्स बनती हैं, जो हमारे मदर सेल्स की तुलना में क्रोमोसोम सब आधी हो जाती हैं। तो ये हमारा था पूरा सेल डिवीजन, और ये हमारा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है आज, और इसमें आपको क्वेश्चन आंसर और जो PDF मतलब कि होगा, जो हमारे क्या कहते हैं पैराग्राफ का जो क्वेश्चंस होते हैं,
तो चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं उनके आपको आंसर मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए तो उसमें आपको पूरा आपको पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं इसको, कि आगे से ज़्यादा शेयर हो और इसको आप पढ़ें अच्छे से। और ज़्यादा समझ में जहाँ गलती हो वहाँ पूरा क्या कहते हैं जो क्वेश्चन हो आप मुझसे पुटअप करिए हमारे क्या कहते हैं कमेंट चैनल पे। और तब तक के लिए गुड बाय।